हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुमार आसटकर और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनमें शामिल है स्पिन स्प्लिटिंग, कपलिंग कांस्टेंट और प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस। जिस तरह से हर फील्ड में डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री के फील्ड में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ने काफ़ी हद तक वेट केमिस्ट्री या बेंच केमिस्ट्री को रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि हम पहले ज़्यादातर जो केमिकल एनालिसिस किया करते थे वो ब्यूरेट, पिपेट, टेस्ट ट्यूब आदि के हेल्प से किया करते थे, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर चीज़ें रिप्लेस हो गई है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है और साथ में बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू हम डिटेक्ट नहीं कर पाते या ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, उनकी स्टडी नहीं कर पाते। ऐसी सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के रूप में विकसित हुआ है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पिन स्प्लिटिंग, कपलिंग कांस्टेंट और एप्लीकेशंस, ये सब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड हाफ पार्ट है प्रोटॉन एनएमआर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट हाफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे। ये यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फ़र्स्ट हाफ में जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं उन सबको समझना ज़रूरी है। तो यदि आपने अभी तक उनको नहीं पढ़ा है तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उनको पढ़ लें ताकि ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्पिन स्प्लिटिंग क्या है। जो हमने अभी तक सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जितने डिफरेंट सेट्स होंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन के, मॉलिक्यूल उतने ही सिग्नल्स देगा प्रोटॉन एनएमआर में। सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड का। इथाइल ब्रोमाइड में हम देख सकते हैं यहाँ दो तरह के हमारे पास सेट हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के, जिसमें CH3 एक ग्रुप में, एक सेट में 3 प्रोटॉन्स है जो कि आपस में इक्विवेलेंट है। उसी तरह दूसरा सेट जो है वो CH2 ग्रुप का है जिसमें कि 2 प्रोटॉन्स आपस में इक्विवेलेंट हैं और ये दोनों जो सेट है वो आपस में नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ CH3 एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, CH2 एक सिग्नल। ये अभी तक हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं और इसमें जो सिग्नल्स मिलेंगे, जो CH2 का सिग्नल मिलेगा और जो CH3 का सिग्नल मिलेगा, इनके अंडर में जो एरिया आएगा उस सिग्नल के अंडर में, उनका जो अनुपात होगा वो 2:3 मीन्स 2:3 होगा इनका रेशियो। ये हम जानते हैं। लेकिन जब हम इसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो हमको इतने सिंपल सिंगलेट के फॉर्म में सिग्नल नहीं मिलते हैं, बल्कि ये सिग्नल जो है वो स्प्लिट होते हैं, टूटे हुए होते हैं कुछ इस तरह से। तो हम देख सकते हैं ये जो है ये एक्चुअल प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम है इथाइल ब्रोमाइड का। ये एक जनरल हमने कंसिडर किया था इस तरह से, जो अब तक के कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हो सकता है, लेकिन एक्चुअल एनएमआर स्पेक्ट्रम ये है। तो हम देखते हैं कि जो CH2 की वजह से जो पीक मिली है वो भी स्प्लिट हो गई है, जो CH3 की वजह से जो पीक्स मिली है वो भी स्प्लिट हो गई है। तो ये जो सिग्नल्स का स्प्लिट हो जाना, यही है स्पिन स्प्लिटिंग। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई सिग्नल प्रोड्यूस करने वाले प्रोटॉन्स के बगल में कुछ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो, तो वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और इन प्रोटॉन्स के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इनके न्यूक्लियर स्पिन के कारण, उनके आपस में इंटरेक्शंस के कारण जो सिग्नल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं और इसी फिनोमेनन को, इसी घटना को कहा जाता है स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन कपलिंग। मीन्स अगर कोई प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल प्रोड्यूस करने वाले प्रोटॉन के बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो उनके न्यूक्लियर स्पिन में आपस में इंटरेक्शन होता है, उनके मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से सिग्नल स्प्लिट हो जाते हैं। ये तभी होगा जब बगल में जो प्रोटॉन सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो। अगर हम सपोज़ इथेन के बारे में सोचें, इथेन के सारे 6 के 6 प्रोटॉन जो है वो इक्विवेलेंट है, तो ये एक ही सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसी तरह से अगर हम डाई मिथाइल ईथर के बारे में देखें तो ये सारे 6 प्रोटॉन भी इक्विवेलेंट है और ये एक ही सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी।
अब हम देखते हैं कि अगर ये स्प्लिटिंग होती है तो जो हम एडजेसेंट कार्बन की बात कर रहे हैं, बगल में जो कार्बन है उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो बगल से क्या मतलब है। तो जनरली ये जो स्प्लिटिंग होती है ये काफ़ी हद तक जो इफ़ेक्टिव होती है ये 3 कार्बन तक की होती है। मतलब जिन दो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के बीच इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच 3 बॉन्ड तक के का सेपरेशन जब होता है तो ये स्प्लिटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। कॉमनली ये 3 बॉन्ड तक होती है। हो सकता है एक ही बॉन्ड हो, जैसे हम HF के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ F भी फ्लोरीन जो है ये भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है फ्लोरीन 19, तो ये H का जो सिग्नल है इसको स्प्लिट कर सकता है। उसी तरह ये दोनों H के बीच 2 बॉन्ड है, हम देख सकते हैं दोनों के बीच 2 बॉन्ड का सेपरेशन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे जब ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट हो। अगर इक्विवेलेंट होंगे तब ऐसा नहीं होगा। वैसे ही अगर हम इन दो प्रोटॉन्स को देखें तो यहाँ पर दोनों के बीच 3 बॉन्ड्स का सेपरेशन है, तो यहाँ पर भी हमको स्पिन स्पिन कपलिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जब दो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई के बीच 1 बॉन्ड या 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड का सेपरेशन होता है तो हमको काफ़ी इफ़ेक्टिव स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। लॉन्ग रेंज कपलिंग भी हमको देखने मिल सकती है, बट ये उतनी कॉमन नहीं है। ये जनरली रिजिड सिस्टम में, जैसे कि एरोमेटिक रिंग में या फिर ब्रिज्ड स्ट्रक्चर में या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं या एल्कीन्स होते हैं, उन केस में हमको ये लॉन्ग रेंज कपलिंग देखने मिल सकती है जहाँ 4 से 5 बॉन्ड का सेपरेशन हो सकता है। ये काफ़ी पुअर होती है, बहुत सिग्निफिकेंट कपलिंग नहीं होती है, बट ये ऑब्ज़र्व हो सकती हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे ये मेटा प्रोटॉन है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 बॉन्ड का सेपरेशन है। वैसे यहाँ पर पैरा में 1 2 3 4 और ये 5 बॉन्ड का सेपरेशन है। तो यहाँ पर भी हमको ये कपलिंग देखने मिलेगी, बट ये कपलिंग जो है रिलेटिवली पुअर होती है। अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से समझ गए हैं किस तरह से स्प्लिटिंग कब होगी। अब हमको देखना है कि स्प्लिटिंग जब होगी तो वो हमको जो सिग्नल स्प्लिट होगा वो कितने पीक्स में टूटेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ अभी देखा था ये जो सिग्नल है CS3 का जो सिग्नल है यहाँ पर 3 पार्ट में टूटा है, यहाँ 3 पीक्स हमको दिख रही है। वैसे ही जो CH2 का जो सिग्नल है वो यहाँ 4 पार्ट में टूटा है, मतलब यहाँ पीक्स जो है वो 4 पीक हैं। तो ये कितने में टूटेगा, इसके लिए रूल है 2ni+1 रूल। यहाँ i जो है वो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, ये जो i है ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, मिस हो गया ये। और n जो है वो है नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो जो भी सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है जो प्रोटॉन, उसके बगल में जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है उनकी संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। अगर प्रोटॉन के लिए हम देखें तो इसके लिए जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर i है वो होता है हाफ। तो अगर हम i की जगह हाफ रख दें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा n+1। तो इसको हम 2ni+1 रूल को हम सिंपली n+1 रूल कह सकते हैं प्रोटॉन NMR के केस में, या उन सभी न्यूक्लियाई के लिए जिनके लिए i की वैल्यू है जो है वो हाफ है। तो इसको हम 2n+1 को ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में n+1 रूल कह देते हैं प्रोटॉन NMR के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, यहाँ पर एक प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया गया है। प्रोपाइल ब्रोमाइड में अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच जो है वो प्रोटॉन के बीच यहाँ पर कपलिंग होगी, इन दोनों प्रोटॉन के बीच, इन दोनों प्रोटॉन के बीच भी कपलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन है 1 2 3 का है, यहाँ भी 1 2 3 का है। लेकिन इन दोनों के बीच कपलिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड का है, और मैंने पहले ही बताया था 4 बॉन्ड का जो सेपरेशन अगर होता है तो वहाँ पर कपलिंग जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। यहाँ पर भी कपलिंग हो सकती है बट ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती, यूजुअली वो डिटेक्टेबल नहीं होती है, उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। रिजिड सिस्टम में ज़रूरी देखने मिल सकती है, बट इस तरह के सिस्टम में ये नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जो सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं ये सिग्नल किस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं, और जो स्प्लिट होने के बाद जो पीक्स मिल रही है उनकी इंटेंसिटी किस तरह से होगी, उनका पैटर्न कैसा होगा। तो जब n की वैल्यू 0 हो, n जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटॉन उसके बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या है। यहाँ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ इक्विवेलेंट आ गया, एक्चुअली ये नॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये नॉन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर सपोज़
किसी सिग्नल प्रोड्यूस करने वाले प्रोटॉन के बगल में कोई भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है, ज़ीरो है, तो उस समय जो वो सिग्नल है वो स्प्लिट नहीं होगा और हमें सिंगलेट के फॉर्म में देखने मिलेगा, यहाँ जिस तरह देखने मिल रहा है। अगर किसी सिग्नल प्रोड्यूस करने वाले प्रोटॉन के बगल में एक नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो तो वो 1+1 n+1 के अकॉर्डिंग 1+1 मीन्स डबलेट के फॉर्म में हमको सिग्नल देगा और उसका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:2। इसी तरह अगर 2 प्रोटॉन्स हो बगल में जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो तो वो 2+1 मतलब 3 मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में हमको इस तरह से सिग्नल मिलेगा। और इसमें जो 3 पीक्स में रही है इनका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:2:1। ये देख सकते हैं 1:2:1। उसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो तो हमें क्वार्टेट मिलेगा और इसके लिए इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:3:3:1। ये हम देख सकते हैं 1:3:3:1। ये जो डिफरेंट पीक्स में रही है इनका इंटेंसिटी रेशियो इस तरह से है। इसी तरह से हम क्विंटेट के लिए, या इसको क्विंटेट या पेंटेट भी बोला जाता है, या सेक्सटेट या सेप्टेट, इन सब के लिए भी हम इंटेंसिटी रेशियोज निकाल सकते हैं डिफरेंट पीक्स का। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पीक्स हैं ये एक ही सिग्नल्स हैं, ये डिफरेंट इसके पीक्स हैं, मल्टीप्लेट के फॉर्म में ये स्प्लिट हो गया है, पर ये सिग्नल एक ही कहलाएगा। यहाँ पीक्स मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर 7 पीक्स है, यहाँ पर 5 पीक्स है, यहाँ पर 4 पीक्स है, लेकिन ये सिग्नल जो है वो एक ही कहलाएगा। तो ये एक ही सिग्नल है, इसमें पीक्स जो स्प्लिट होने के बाद इसमें पीक्स जो है वो मल्टीपल है और जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट बोल सकते हैं। इसको जो इंटेंसिटी रेशियो है ये पास्कल ट्रायंगल के फॉर्म में है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको देखने मिलेगा। यहाँ इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर सिंगलेट है, ऑब्वियसली एक ही पीक है, इसका सिंपली 1 असाइन करेंगे और इसके बाद जितना भी होगा जो इधर कॉर्नर की वैल्यूज़ है इसको 1 असाइन करेंगे हम। ये डबलेट है तो इधर भी 1 इधर भी 1, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में 1 ही रहेगा। और सपोज यहाँ ट्रिपलेट के केस में इधर 1 इधर 1 और ये जो वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। 1+1 मीन्स 2, तो 1:2:1 हो जाएगा। वैसे क्वार्टेट अगर है तो 1, यहाँ पर 1+2 इन दोनों के बीच में लिखेंगे 1+2 की को दोनों 1 और +2 देखेंगे तो हमें आ जाएगा रिजल्ट 3। 2+1 करेंगे यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ लास्ट में 1 आएगा। वैसे यहाँ 1+3 यहाँ हो जाएगा 4, 3+3 इन दोनों के बीच में लिखना है यहाँ नीचे 6, 3+1 यहाँ हो जाएगा 4, लास्ट में 1 आएगा। वैसे ही अगर हम सेक्सटेट के केस में देखें 1 इन दोनों के बीच में नीचे में लिखेंगे 1+4 मीन्स 5, 4+6 मीन्स 10, 6+4 मीन्स 10, 4+1 मीन्स 5 और यहाँ 1। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट पीक्स मिलेगी इनका इंटेंसिटी रेशियो हम पास्कल ट्रायंगल के थ्रू याद रख सकते हैं या हम उसको लिख सकते हैं। हम इसको देखेंगे ये जो पीक्स बन रही है ये सिमेट्रिकल है, मीन्स एक सेंटर के अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, या यहाँ इससे भी देख सकते हैं हम ये 2 के अबाउट 1 1। अगर हम यहाँ से देखें तो 3 1 इधर 3 1, यहाँ 6 से देखें तो इधर 4 1 इधर भी 4 1, यहाँ बीच से शुरू करेंगे तो 10 5 1 10 5 1। तो ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम इस तरह देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी जैसे कहा कि ये जो है एक ही सिग्नल है, ये इसमें पीक्स मल्टीपल हैं लेकिन सिग्नल एक ही हैं। तो अगर एक ही सिग्नल है तो इसका केमिकल शिफ्ट हम कहाँ से मेज़र करेंगे, उसकी पोजीशन कहाँ से मेज़र करेंगे? तो किसी भी मल्टीप्लेट के केस में हम जो केमिकल शिफ्ट निकालेंगे वो उसके उस मल्टीप्लेट के सेंटर से जो है कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर इसको हमको करना है तो यहाँ बिल्कुल सेंटर से, यहाँ करना है तो इसके सेंटर से। ये 4 पीक्स अगर यहाँ पर मिल रही तो ये चारों पीक के सेंटर से हम जो सेंटर वाली पोजीशन होगी वो केमिकल शिफ्ट को डिनोट करेगी। वैसे डबलेट में भी ये दोनों के बीच का जो बिल्कुल सेंटर रहेगा वो केमिकल शिफ्ट को डिनोट करेगा। अभी जैसे हमने देखा कि किस तरह से सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं और इंटेंसिटी किस तरह से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि किसी एक प्रोटॉन के साथ में उसके बगल में 2 डिफरेंट टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट हों। सपोज़ अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इस प्रोटॉन के लिए सिग्नल की बात करें तो ये भी इसके लिए नॉन इक्विवेलेंट है और ये भी नॉन इक्विवेलेंट है और दोनों इसके लिए अप टू 3 बॉन्ड के गैप में है। मतलब जो बॉन्ड स्पेसिंग है वो अप टू 3 बॉन्ड है इसके लिए भी और इसके लिए भी, और ये दोनों
इसके लिए ये भी नॉन इक्विवेलेंट है, ये भी नॉन इक्विवेलेंट है, और ये दोनों आपस में भी नॉन इक्विवेलेंट है। मतलब इस केस में इस प्रोटॉन के लिए दो डिफरेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट्स हैं। इस केस में हमको मल्टीप्लेट ऑफ मल्टीप्लेट मिलेगा। मीन्स वो डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पर जो दो डिफरेंट सेट मिले हैं या दो से ज़्यादा तीन डिफरेंट सेट्स मिले हैं उनमें प्रोटॉन्स कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग 2ni+1 इंटू 2ni+1 हो जाएगा, या सिंपली n+1 इंटू n+1। मीन्स इसका जो सिग्नल मिलेगा इसके लिए n+1 मीन्स 1+1 दैट इज़ 2 इंटू 1+1 दैट इज़ 2 मीन्स 2 इंटू 2 4। तो इसके लिए जो सिग्नल मिलेगा वो उसमें 4 पिक्स होगी। लेकिन ये जो 4 पिक्स होगी ये सिंपल क्वार्टेट के फॉर्म में नहीं होगी बल्कि डबलेट ऑफ डबलेट के फॉर्म में होगी, क्योंकि इसकी वजह से एक डबलेट आएगा और इसकी वजह से एक डबलेट आएगा। इससे पहले हमने देखे थे अगर सिंपली दो प्रोटॉन है दोनों इक्विवेलेंट है आपस में लेकिन इसके साथ नॉन इक्विवेलेंट है तो ट्रिपलेट मिलेगा, या तीन प्रोटॉन इक्विवेलेंट है लेकिन इसके साथ नॉन इक्विवेलेंट है तो क्वार्टेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दो प्रोटॉन हैं और दोनों आपस में नॉन इक्विवेलेंट है, इसके साथ भी नॉन इक्विवेलेंट है, तो उस केस में इसकी स्प्लिटिंग इसकी वजह से अलग होगी, इसकी वजह से अलग होगी, तो ये कॉज करेगा डबलेट और ये भी कॉज करेगा डबलेट। तो इस तरह से इसका जो सिग्नल है वो डबलेट ऑफ डबलेट के रूप में आएगा। मैंने थोड़ा एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये एक HA की वजह से एक सिग्नल मिल रहा है इस तरह से, इस H की वजह से किस तरह से स्प्लिट होगा हम देखते हैं। चूँकि ट्रांस वाली पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, इसका जो स्प्लिटिंग है जो कपलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से जब ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन से कपल करेगा तो जो इसका जो सिग्नल था वो इस तरह से डबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। फिर इसके साथ फिर कपलिंग होगी, इसकी चूँकि कपलिंग रिलेटिवली पुअर है तो फिर से डबलेट करेगा, तो ये दोनों सिग्नल को फिर से डबलेट में ये कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से हमको डबलेट ऑफ डबलेट मिला है। तो ये जो 4 पिक्स मिली है ये 4 या 2 सिग्नल नहीं है बल्कि एक ही सिग्नल है इस HA का, और ये कहलाता है डबलेट ऑफ डबलेट। इसी तरह से HB भी एक सिग्नल देगा जो डबलेट ऑफ डबलेट होगा, HC भी एक सिग्नल देगा जो डबलेट ऑफ डबलेट होगा। इसी तरह से जो कितने डिफरेंट सेट्स हैं किसी प्रोटॉन के बगल में उसके अकॉर्डिंग वो डबलेट ऑफ ट्रिपलेट या ट्रिपलेट ऑफ डबलेट या क्वार्टेट ऑफ डबलेट डिफरेंट टाइप के जो है स्प्लिटिंग पैटर्न शो कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके बगल में कितने डिफरेंट सेट्स हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के। इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर ये जो प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा ये इसके साथ करेगा। इस केस में ये जो 3 प्रोटॉन्स है ये 2 और 1 3, ये जो 3 प्रोटॉन्स है ये हमको मिलेगा, इसका सिग्नल जो होगा ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि यहाँ 2 प्रोटॉन है तो 2+1 ट्रिपलेट, इसका जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेगा। उसी तरह इसके जो प्रोटॉन्स है उसका भी सिग्नल ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो 2+1 3। तो ये भी सिग्नल, इसका सिग्नल भी ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, इसका भी ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, मगर इसका जो सिग्नल है वो होगा 3+1 4 इंटू 2+1 3, 4 इंटू 3 मीन्स 12 पीक्स इसमें मौजूद होंगे इसके सिग्नल्स में। पर चूंकि इनका कपलिंग कांस्टेंट बहुत क्लोज है, इसका कपलिंग एक्सटेंट ऑफ कपलिंग और इसका भी एक्सटेंट ऑफ कपलिंग जो है रिलेटिवली काफ़ी क्लोज है, तो हमको पूरी 12 पीक ज़रूरी नहीं है कि रिजॉल्व हम उसको कर पाए, बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल के फॉर्म में देगा जिसमें बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट के फॉर्म में सिग्नल दे सकता है, और सारी 12 पिक्स हम हो सकता है उसको रिजॉल्व ना कर पाए, कुछ वहाँ पर मर्जिंग हो सकती है, कुछ मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो स्प्लिटिंग होगी वो उसमें 12 पिक्स मौजूद रहेंगे। अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग पैटर्न हमको इसी तरह से क्यों मिल रहा है। अगर बगल में एक प्रोटॉन है तो हमको डबलेट ही क्यों मिल रहा है, या 2 हैं तो ट्रिपलेट ही क्यों मिल रहा है, या 3 है तो क्वार्टेट ही क्यों मिल रहा है, और अगर डबलेट मिल रहा है तो उनका इंटेंसिटी रेशियो 1:1 ही क्यों है, या अगर ट्रिपलेट है तो 1:2:1 क्यों है, या क्वार्टेट है तो 1:3:3:1 ही क्यों है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सपोज़ HA की वजह से जो सिग्नल मिल रहा है उसके बगल में अगर प्रोटॉन एक है जो उसके इसके साथ नॉन इक्विवेलेंट है तो उस केस में हमको डबलेट मिलता है, हम अभी देख चुके हैं इसको। तो डबलेट क्यों मिल रहा है और इंटेंसिटी रेशो 1:1 क्यों है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। इस HB का जो प्रोटॉन HB जो न्यूक्लियाई है
इसका जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड है वो हो सकता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो, सेम डायरेक्शन में हो, या अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ दो तरह की पॉसिबिलिटी है कि ये जो एच बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। और चूंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम है, और हम देखेंगे कि जो पैरेलल वाली कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये इसको ज़्यादा डी शिल्डेड कर देगी, एच ए को ज़्यादा डी शिल्डेड कर देगी, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में इसकी वजह से जो सिग्नल है वो रिलेटिवली लोअर मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा, मीन्स हायर डेल्टा वैल्यू में मिलेगा। जबकि ये वाली जो पोजीशन है वो इसको शील्ड करेगा, इसमें शील्डिंग कर देगा, और इस शील्डिंग के कारण इसकी वजह से जो सिग्नल आना है वो रिलेटिवली हायर मैग्नेटिक फील्ड में या लोअर डेल्टा वैल्यू में आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ इसकी दो तरह की पॉसिबिलिटी है, और दोनों ही की प्रोबेबिलिटी 1:1 है, 50-50% चांस है दोनों के एग्जिस्ट करने का। और इसीलिए जो सिग्नल है ये दो पार्ट में टूटता है और 1:1 के इंटेंसिटी रेशो में टूटता है। अगर हम देखें बगल में दो प्रोटॉन है तो इसकी तीन तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहला कि दोनों के दोनों का जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, सेम डायरेक्शन में हो, या एक सेम डायरेक्शन में हो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तीसरा दोनों के दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो। यहाँ दूसरे केस में फिर से दो तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है कि पहला वाला सेम डायरेक्शन में हो और दूसरा अपोजिट में, या पहला अपोजिट डायरेक्शन में हो और दूसरा सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर दो तरह के अरेंजमेंट फिर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो टोटल तीन तरह की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमको ट्रिपलेट मिल रहा है, और उसमें भी इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 टाइम्स है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। इसीलिए ये जो सिग्नल है इस तरह से स्प्लिट होंगे कि ट्रिपलेट मिलेगा, और उनका इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1 होगा। इसी तरह से अगर तीन प्रोटॉन हैं तो फिर पॉसिबिलिटी तीनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, या दो का सेम में हो एक का अपोजिट में, या एक का सेम हो दो अपोजिट में, या तीनों के तीनों अपोजिट में। यहाँ सेकंड और थर्ड वाला जो अरेंजमेंट है ये फिर से तीन तरीके से हो सकता है कि या तो पहले दो सेम डायरेक्शन में हो और एक अपोजिट हो, या पहला और तीसरा सेम डायरेक्शन में हो दूसरा अपोजिट हो, या दूसरा और तीसरा सेम डायरेक्शन में हो पहला अपोजिट हो। इसी तरह से यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम देखेंगे टोटल 4 तरह के अरेंजमेंट है, और दूसरे और तीसरे वाले अरेंजमेंट में तीन तीन जो है अरेंजमेंट और भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे टोटल हमको ये तीन तरह के मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा तीन तरह के से होगा, और इस तरह से हमको चार तरह से होगा, और इस तरह से हमको यहाँ पर क्वाड्रेट मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्वाड्रेट मिल रहा है, हम देख सकते हैं। जबकि ये जो दो जो अरेंजमेंट्स है इनमें प्रोबेबिलिटी थ्री और थ्री इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है, इसकी भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी रेशो मिलेगा ये 1:3:3:1 मिलेगा। तो ये यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों हमको डबलेट ट्रिपलेट या क्वाड्रेट मिल रहा है, और क्यों उनमें जो पीक्स में रही है उनका इंटेंसिटी रेशियो 1:1 या 1:2:1 या 1:3:3:1 मिल रहा है। या और आगे भी हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इस तरह से मल्टीप्लेट्स मिल रहे हैं उनका इंटेंसिटी रेशियो इतना क्यों है। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इस केस में देखना है यहाँ पर एच ए का जो सिग्नल है, यहाँ पर इसके पास एक और प्रोटॉन है जो कि नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये एच ए का सिग्नल इस एक के कारण डबलेट में ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह जो एच बी का सिग्नल है वो एच ए प्रोटॉन के कारण डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं ये एक डबलेट है एच ए का सिग्नल, ये एच बी का सिग्नल, ये एक सिग्नल है ये दूसरा सिग्नल है। वैसे यहाँ एच ए का जो सिग्नल है यहाँ दो प्रोटॉन्स है तो ये ट्रिपलेट में ब्रेक होगा। HCH2 वाला जो प्रोटॉन है इसकी वजह से जो सिग्नल्स मिलेगा वो इस एक प्रोटॉन की वजह से डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये मिल रहा है ट्रिपलेट के फॉर्म में और ये मिल रहा है डबलेट के फॉर्म में। उसी तरह CH2 है तो ये ट्रिपलेट में ब्रेक होगा और ये भी इसके कारण ये भी ट्रिपलेट में ब्रेक हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट मिल रहा है। अगर इसमें देखें हम ये 3 प्रोटॉन है तो ये यहाँ पर इसको क्वाड्रेट में स्प्लिट करेगा। ये वाला जो सिग्नल है ये इन दो प्रोटॉन्स की वजह से ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेट और ट्रिपलेट हम देख सकते हैं HA और HB के लिए।
अब हम देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट। ये भी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग से ही एसोसिएटेड है, उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ये स्प्लिटिंग और कपलिंग कांस्टेंट दोनों ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं और मॉलिक्यूल के कैरेक्टराइजेशन में, आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है देखते हैं। जो स्प्लिटिंग अभी हमने डिस्कस किया, ये उस स्प्लिटिंग के एक्सटेंट को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है कि कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई है या स्प्लिटिंग कितनी हुई है। उसको हम क्वांटिटेटिव वे में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम कपलिंग कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं। इसको हम जे से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ होती है। हर्ट्ज़ में जो है इसको मेज़र किया जाता है और जे से इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए जो जनरल रेंज होती है कपलिंग कांस्टेंट की, वो 0 से 18 के बीच होती है। एक कॉमन रेंज है हमको जो कपलिंग कांस्टेंट मिलता है, यूजुअली 0 से 18 हर्ट्ज़ के बीच मिलता है। 18 से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो कॉमनली हमको मैक्सिमम केसेस में हमको इसी रेंज में हमको ये कपलिंग कांस्टेंट मिल जाते हैं। जब दो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच जो कपलिंग होती है वो हमेशा सेम होती है। इसका मतलब ये है कि ये CH3 और ये CH2 के जो प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच जो कपलिंग हो रही है वो हमेशा सेम एक्सटेंट में होगी। मतलब ये CH3 का जो सिग्नल जिस तरह से ब्रेक हुआ है और CH2 का सिग्नल जिस तरह से ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है, ये क्वाड्रेट में स्प्लिट हुआ है, तो इनके बीच के जो पीक्स हैं, इनके पीक्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी सब सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा और इन दोनों का आपस में सेम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कभी भी दो ग्रुप आपस में कपल करेंगे तो दोनों में ही जो जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो सेम होगा। मीन्स अगर इसके लिए सपोज यहाँ देख रहे हैं 7 हर्ट्ज़ है तो इसके लिए भी 7 हर्ट्ज़ होगा। ये बताता है कि ये दोनों जो स्प्लिटिंग हुई है ये म्यूचुअल स्प्लिटिंग है, ये एक दूसरे से मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स, मतलब ये दोनों ही प्रोटॉन्स आपस में कपल हुए हैं या इंटरेक्ट किए हैं और कपलिंग कॉज किए हैं, इन्होंने स्प्लिटिंग कॉज किया है इन्होंने। कुछ एग्जांपल्स है इसमें कि किस तरह से कपलिंग कांस्टेंट देखने मिलते हैं का रेंज है डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के लिए। ये जेमिनल कपलिंग है। जेमिनल कपलिंग मतलब जब दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उनको जेमिनल प्रोटॉन्स बोलते हैं या जेमिनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये जेमिनल प्रोटॉन्स के बीच कपलिंग हो रही है, इसको जेमिनल कपलिंग बोलते हैं। ये यूजुअली 12 से 15 हर्ट्ज़ के बीच होते हैं। याद रखना है हमको ये कि ये तभी होगी जब ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट होंगे। अगर यहाँ पर सेम तरह के ग्रुप होंगे और इक्विवेलेंट हो जाए तो उस समय ये कपलिंग जो है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी। पर हम यहाँ पर अगर डिफरेंट मान के चलेंगे तभी मिलेगी। तो ये 12 से 15 हर्ट्ज़ के बीच होगी। इसी तरह ये विसिनल कपलिंग है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं, उनसे लगे हुए प्रोटॉन्स जिसमें कि 3 बॉन्ड का सेपरेशन है, ये विसिनल कपलिंग कहलाती है। ये 6 से 8 हर्ट्ज़ के बीच कपलिंग इसमें होती है, मतलब कपलिंग कांस्टेंट होता है। ऐसी एसिटिलीन ग्रुप से जुड़ा हुआ प्रोटॉन अगर कपल करे तो ये 2 to 3 हर्ट्ज़ होता है। जो एल्डिहाइड का प्रोटॉन अगर कपल करता है तो ये काफ़ी पुअर कपलिंग है, 0.5 से 3 हर्ट्ज़ के बीच। एल्कीन में जो ट्रांस प्रोटॉन है इनकी कपलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हम देख सकते हैं 11 से 18 हर्ट्ज़ के बीच हमको देखने को मिल सकती है ये कपलिंग। सिस प्रोटॉन्स की भी जो कपलिंग होती है काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, 5 to 10 हर्ट्ज़ के बीच। जो सेम कार्बन से अटैच्ड प्रोटॉन है, जो कि जेमिनल प्रोटॉन एक तरह से हम बोल सकते हैं, इनके बीच जब यहाँ कपलिंग होगी एल्कीन के जो प्रोटॉन्स हैं, ये काफ़ी पुअर कपलिंग होती है, 0 से 3 हर्ट्ज़ के बीच कपलिंग कांस्टेंट दिख रहा है। इसी तरह एल्कीन के प्रोटॉन जब कपल करते हैं तो ये 3 to 11 हर्ट्ज़ के बीच कपलिंग कांस्टेंट यहाँ देखने मिल सकता है। ये बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो पोजीशन पर जब कपलिंग होगी, क्योंकि ये 3 बॉन्ड का सेपरेशन है तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, ये 5 to 10 हर्ट्ज़ हमको देखने मिल रही है। अगर मेटा पोजीशन में है तो यहाँ 4 बॉन्ड का सेपरेशन हो रहा है तो रिलेटिवली पुअर हो जाती है और ये 1 to 3 हर्ट्ज़। और ये 5 बॉन्ड सेपरेशन वाली जो कपलिंग है ये काफ़ी पुअर कपलिंग है, हम देख सकते हैं ये 0 to 0.5 हर्ट्ज़ की ही होती है यूजुअली। तो इस तरह से ये कपलिंग कांस्टेंट और स्पिन स्प्लिटिंग जो था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई डाउट हो या आप कुछ और भी इससे एसोसिएटेड चीज़ें कोई पूछना चाहते हैं
तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। थैंक यू।